हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQIAS हिंदी। आज हम लोग NCERT क्लास 6 भारतीय राज्य व्यवस्था की दूसरी यूनिट शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि सरकार क्या है। देखिए, क्लास 6 में भी आपको सरकार पढ़नी है, क्लास 7 में भी पढ़नी है, और 9-10 में आप जाएंगे वहाँ पर भी सरकार पढ़नी है। और यहाँ सरकार के जो स्वरूप पढ़ेंगे हम, क्लास 11 में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको अलग से पूरी लोकतंत्र पे किताब ही मिलेगी, जो यहाँ हम लोकतांत्रिक सरकार की बात करेंगे। सरकार क्या है? तो अक्सर आप देखते हैं कि हर एक बात के लिए हम सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। जैसे आप पीछे देखिए, बहुत सारे NCERT पे हेडलाइंस लिखी गई हैं। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। कहा गया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री दी जाएगी। प्याज की दर में उछाल, प्याज के दाम तय किए सरकार ने। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार की ऐसी जो है निर्णय लिया गया। कोयला बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखा ग्रस्त घोषित कर दिया। अब ये जो बातें हैं जो आपने अभी देखी, ये सब सरकार से, अर्थात सरकार बहुत सारे काम करती, और सरकार आपके जीवन से जुड़े हुए हर प्रकार के काम को करती है। ऐसा कैसे करती है? अब सरकार ये सब कर रही है, इसका मतलब एक बात आपके समझ में आ गई है कि सरकार के पास निर्णय लेने का अधिकार है। एक बात आपके समझ में आ गई कि सरकार जो है, सरकार, उसके पास निर्णय करने का अधिकार है, निर्णय करने का अधिकार है। आपने देखा कि सरकार ने तय किया कि ये होगा, अर्थात सरकार के पास विधि बनाने का काम है, विधि बनाने का काम है जिसे माना जाना चाहिए। सरकार ने तय किया कि किसी के द्वारा गलत काम किया गया, उसे दंड का भागी बनाया जाएगा, दंड दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो आपने देखा कि बहुत सारे प्रकार के काम सरकार के द्वारा किया जाता है। सड़कें, स्कूल के विषय में सरकार निर्णय लेगी। कोई चीज़ सस्ती हो रही है, महंगी हो रही है, सरकार निर्णय लेगी। ये सारे काम, डाक, तार, रेलवे, ये जो आप टंकियों पे पेट्रोल जाके डलाते हैं, उसका भी काम सरकार ने पेट्रोल के दाम महंगे कर दिए, सरकार ने पेट्रोल के दाम घटा दिए। ये जो चीज़ें हैं, बार बार एक नाम आपको सुनने में आता है हर क्षण, और वो नाम होता है सरकार। आप भी सोचते हैं कि ये सरकार आखिर होती क्या है, ये सरकार आखिर दिखती क्या है, कैसी है, ये सरकार किस रूप में होती है। तो अगर सरकार की बात करें तो सरकार वो है जिसे शक्ति का उपभोग करने का अधिकार दिया गया है। शक्ति का उपभोग, शक्ति का उपभोग करने का अधिकार जिसे हमने दिया है, वो सरकार है। सरकार वो है जिसे लोगों ने जन सहमति के आधार पर ये कहा कि आप शक्तियों का इस्तेमाल करिए, और उन्हें हम सत्ता कहते हैं। तो सरकार सत्ता का उपभोग करने वाली वो संगठन है, वो इकाई है जिनके पीछे जन सहमति काम करती है, अर्थात जनता की सहमति से शक्ति का उपभोग करने वाला जो सत्तासीन है, जो अंग है, उसे हम सरकार कहते हैं। सरकार को ठीक ठीक अगर आप देखने का प्रयास करें, सरकार को अगर आप ठीक ठीक देखने का प्रयास करें, सरकार को अगर आप ठीक ठीक देखने का प्रयास करें, तो आप पाते हैं कि जिसे हम सरकार के रूप में देखते हैं, कंटिन्यू, हाँ, आप देखेंगे कि जिसे हम सरकार के रूप में देखते हैं, वो कुछ निम्न 3 प्रकार के कामों को बहुत विशेष ढंग से करती है, और वो 3 प्रकार के कार्यों के भीतर ही सारे कार्य आ जाते हैं। जितने भी हम वैविध्यपूर्ण कार्य देखते हैं, वो सारे के सारे कार्य उन 3 कार्यों के भीतर हम लोग देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो आप पाते हैं कि जो सरकार है, सरकार जो है, इसके 3 अंग आपको देखने को मिलेंगे। सरकार के आपको 3 अंग देखने को मिलते हैं। एक को आप कार्यपालिका कहते हो,
कार्यपालिका, कार्यपालिका, दूसरे को आप विधायिका कहते हैं, विधायिका, और तीसरे को आप न्यायपालिका कहते हैं, न्यायपालिका, न्यायपालिका। आप देखोगे सरकार अपने सभी क्रियाकलापों को इन 3 अंगों के माध्यम से करती है, 3 अंगों के माध्यम से बढ़ाती है। उदाहरण के लिए सरकार का काम है, सरकार का काम है कानून बनाना, कानून बनाना। अब ये जो कानून बनाने का काम है ये कौन करेगा? ये सरकार के विधायी अंग जो है, सरकार की विधायिका जो अंग है वो कानून बनाने का काम करती है। इन्हें कानून बनाने का ही नहीं, कानूनों को लागू करने का भी अधिकार होता है। कानूनों को लागू करना, लागू करना, ये भी जो अधिकार होता है ये भी सरकार का होता है। और इसको कौन करता है? इसके लिए आपकी कार्यपालिकी अंग है, कार्यपालिकी अंग ऐसा करता है। और अगर मान लो कि कानूनों का पालन नहीं हो रहा है, पालन न होने पर दंड की व्यवस्था करना, दंड की व्यवस्था करना या उसका पालन सुनिश्चित कराने के लिए आदेश देना, ये काम न्यायपालिका करती है, न्यायपालिका करती है। तो आपने जो इतने सारे काम देखे कि सरकार लोगों के लिए घर बनाती है, सरकार सड़क बनाती है, सरकार चीज़ों के दाम डिसाइड करती है, सरकार खुद व्यापार करती है, सरकार टैक्स लगाती है, सरकार हमारे लिए योजना चलाती है, सरकार ये करती है, सरकार वो करती है। इतने सारे काम सरकार कैसे कर लेती है? तो सबसे पहले इसका उत्तर है कि इतने सारे कार्यों को करने के लिए सरकार के पास सबसे जो बड़ा हथियार है वो है कानून बनाना, और फिर सरकार के पास उन कानूनों को लागू करने का अधिकार है। और अगर वो कानून लागू नहीं होते हैं तो लोगों को दंड देकर कानून को लागू करने के सुनिश्चित बनाने के लिए हमारे पास कुछ सरकार के पास 3 अंग हैं। इन 3 अंगों के माध्यम से सरकारें जो हैं वो इतने बड़े कार्य को अंजाम देती हैं। और अगर सरकारों की बात करें तो ये सरकार बस ये 3 अंग ऐसे नहीं है जो भारत के संपूर्ण देश के सरकारी व्यवस्था को संचालित करते हैं, नहीं, इनकी अपनी हायरार्की होती। अगर आप देखें भारत के संबंध में तो आप ये पाएंगे कि भारत के संबंध में सरकार इतना काम कैसे कर लेती है। तो आप देखोगे कि भारत को संघात्मक व्यवस्था वाला देश कहते हैं, भारत को संघात्मक व्यवस्था वाला देश कहते हैं। खैर उसमें नहीं जाते हैं, सीधे अगर सरकार की बात करें तो आप देखेंगे आपको केंद्र सरकार देखने को मिलती है। केंद्र सरकार, सरकार के 3 अंग होते हैं, ये आप पिछले स्लाइड में देख चुके हैं। इसके बाद आपकी राज्य सरकारें होती हैं, राज्य सरकार, और राज्य सरकार के नीचे आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि स्थानीय सरकार होती है, स्थानीय सरकार होती है, स्थानीय सरकार होती है जो स्थानीय स्तर पर काम करती है, स्थानीय सरकार होती है जो स्थानीय स्तर पर काम करती है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप केंद्र की बात करते हैं, केंद्र से उतरकर राज्य पर आते हैं, राज्य से उतर कर आएंगे तो जिला होगा आपके पास, फिर जिला से नीचे आएंगे तो आपके पास ब्लॉक होगा, खंड होगा, खंड होगा। इसके साथ आएंगे तो आपके पास तहसील होगी, तालुका जिसको आप कहते हो, तालुका। इसके नीचे आओगे तो आपके पास ग्राम मिलता है, ग्राम मिलता है। तो कैसे सरकारें सारा काम कर लेती हैं? तो सरकारों की अपनी एक हायरार्की होती है और उस हायरार्की के माध्यम से सरकारें इन समस्त प्रकार के कार्यों को संचालित कर पाती हैं। जैसे किसी भी कार्य को अगर करना है तो वो आदेश यहाँ से सेंट्रल से चलता है स्टेट को, स्टेट से ये आदेश फिर जिलों में फैलते हैं, जिलों से ये आदेश ब्लॉक को जाता है, ब्लॉक से तहसील और तहसील से ये ग्राम। और इस तरीके से आप देखेंगे तो पूरे देश की सबसे जो छोटी राजनीतिक इकाई है जिसको हम ग्राम पंचायत के ग्राम के रूप में देखते हैं, ग्राम से संगठित होके तालुका, ब्लॉक, जिला, राज्य और
पूरा का पूरा देश जिसे हम केंद्र के रूप में देखते हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर के कारण जो सरकारें हैं वो इतनी बड़ी जो कार्य हैं, इतने बड़े जो काम हैं वो कर पाती हैं। सरकार के स्तर पर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सरकार छोटे छोटे जैसे राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे, स्थानीय स्तर पे, गांव, शहर, मोहल्ला, इन सब में अपना एक जुड़ाव होता है जिसके कारण सरकारें अपना काम कर पाती हैं। तो राज्य स्तर पर देखेंगे तो भारत को वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो भारत को वर्तमान में 28 राज्यों में, अगर हम राज्य स्तर का प्रशासन देखें, राज्य स्तर की बात करें तो इसमें जो सरकारों का विभाजन है 28 राज्य आपको और 8 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के रूप में आपको शासन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से इससे आगे आप जाएंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का शासन मिलेगा और इस जिला लेवल पे सरकारें जो है वो काम करती हैं। अब जिला लेवल पे देखेंगे, जिला स्तर पे, तो अपने देश को इतने सारे आप देखो जिलों के रूप में बांटे गए, इतने सारे जिले आपको देखने को मिलेंगे, आप गिनती नहीं गिन पा रहे। तो सरकारों का पूरा एक ताना बाना है, सरकारों का पूरा अपना एक जाल है, जिस जाल में सरकार जो है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तो सारे काम नीचे से ऊपर तक और आदेश ऊपर से नीचे तक आते हैं और इस तरीके से सरकारों का अपना स्वरूप होता है और इन स्वरूप में सरकारें अपना काम करती हैं। मुख्य रूप से इनका 3 काम है: कानून बनाना, उसको लागू करना और दंड देने पे उन्हें स्थापित करने के लिए न्याय के रूप में काम करना। तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका ये काम करती हैं। अब सरकार के जितने भी स्तर आप देखेंगे, केंद्र सरकार, वहाँ पर भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका मिलेगी जो पूरे देश के लिए काम करेगी। इसी तरीके से राज्य स्तर पर भी सरकार मिलेगी, उसमें भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जो राज्य स्तर के लिए काम करेगी। और नीचे आएंगे स्थानीय सरकार, उसमें भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका मिलेगी और वो भी स्थानीय स्तर पर काम करेंगे। तो इस तरीके से सरकार का जो ताना बाना है वो आपने देख लिया। आप देख पा रहे हैं सरकार एवं कानून, तो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण काम है कानून बनाना और इस कानून को बनाने के संबंध में सरकारें पूरी तरीके से अधिकृत होती हैं। भारत में देखेंगे तो कानून बनाने के लिए भी सरकारों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे आपने देखा केंद्र सरकार, आपने देखा केंद्र सरकार, इसी तरीके से आपने देखा राज्य सरकार, राज्य सरकार, इसी तरीके से हमने आपको स्थानीय सरकार भी बताया, स्थानीय सरकार भी बताया। स्थानीय सरकार में आपको ग्राम पंचायत अलग मिलेगी और शहरी शासन आपको अलग मिलेगा। अगर आप केंद्र सरकार की बात करें, कानून बनाने की बात करें, विधि बनाने की बात करें, तो इसके लिए अलग से सूचियां बनाई गई हैं और उन सूचियों में विषय दिए गए हैं किस विषय पे कौन कितना काम करेगा, किस विषय पे कौन कानून बनाएगा, इसको स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। स्पष्ट इसका जो उल्लेख है वो आपको देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो कानून बनाने की केंद्र सरकार के लिए 100 विषय दिए गए हैं, उन 100 विषयों पे कानून केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सरकारों की बात करें तो राज्य सरकारों के लिए 61 विषय दिए गए हैं, इस 61 विषय पे राज्य कानून बनाएगा। इसी तरीके से ग्राम पंचायतों की बात करेंगे तो 29 विषय ग्राम पंचायतों को मिला है। शहरी निकायों की बात करें 18 विषय शहरी निकायों को मिला है, जिसपे ये विधि बनाने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूचियों की बात करें, सूची तो 3 सूचियां संविधान का अंतर्गत 7वीं अनुसूची है जिसमें 3 सूची बनाई गई है: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपने अभी देखा केंद्र सूची में 100 विषय थे, राज्य सूची में आपने देखा 61 विषय थे। ऐसे ही समवर्ती सूची में 52 विषय दिए गए हैं और इन 52 विषयों में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और अगर दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। तो कानून कौन बनाएगा, कौन सी सरकार बनाएगी, कैसे बनाएगी, वो आप देख सकते हैं। आपके संविधान के भीतर सरकारों को इस तरीके से पूरी तरीके से स्पष्ट किया गया है कि कौन क्या करेगा। तो सबसे बड़ी ताकत तो कानून बनाना ही है और कानून बनाने के साथ साथ ये केवल कानून नहीं बनाते बल्कि कानून को लागू भी करते हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने कानून बनाया कि प्रत्येक गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए, जो भी गाड़ी चलाएगा उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। अब मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं मिला,
तो ऐसी स्थिति में सरकार इस बात की जांच भी करती है, सरकार इस बात की जांच करती है कि जो गाड़ी चला रहा है उसके पास लाइसेंस है कि नहीं, और अगर लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस आपको रखना होगा, इसके लिए जुर्माना लगाया जाएगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। अर्थात सरकार का काम केवल कानून बनाना मात्र नहीं है, कानूनों को लागू करना है, और अगर कानूनों को तोड़ा गया तो उसके लिए दंड देने का भी काम सरकार करती है। अब सवाल होता है सरकार के प्रकार। यहाँ पर देखिए, सरकार को निर्णय लेने, कानून बनाने का है, बाध्य बनाने की शक्ति देता है। यहाँ से हम शुरू करते हैं कि सरकार के प्रकार क्या हैं। सरकार के प्रकार में मतलब कि किस तरीके की सरकारें हमें देखने को मिलती। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो हम वैसे पढ़ें तो हम पाते हैं कि जो सरकार हैं इसके तीन स्वरूप हमें लोकप्रिय रूप से देखने को मिलते हैं। और एक विचारक है जिसका नाम है अरस्तु, उसने सबसे पहले सरकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। देखिए, सरकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो इस आधार पर सरकारों का स्वरूप जो हमें देखने को मिलता है, एक राजतंत्र देखने को मिलता है, दूसरा कुलीन तंत्र देखने को मिलता है, और तीसरा लोकतंत्र देखने को मिलता है। लोकतंत्र देखने को मिलता है। ये वर्गीकरण अरस्तु ने शासनकर्ता के आधार पर किया था कि शासन करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है। अगर एक व्यक्ति शासन कर रहा है तो कहते हैं कि ये राजतंत्र कहलाएगा, अगर कुछ व्यक्ति शासन कर रहे हैं तो ये कुलीन तंत्र कहलाएगा, और अगर सभी लोग शासन में भागीदार हैं तो इसे लोकतंत्र कहा जाएगा, लोकतंत्र कहलाएगा। वर्तमान समय की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पाते हैं कि वर्तमान समय में राजतंत्र का स्वरूप अब बहुत उपयोगी नहीं रह गया है, क्योंकि एक व्यक्ति जब संपूर्ण निर्णय आपके लिए करे तो वो निर्णय अच्छा हो इस बात की गारंटी नहीं होती, और सत्ता पथभ्रष्ट करती है। ऐसा गांधी जी ने कहा। अब देखिए, गांधी जी कहते हैं, गांधी जी कि सत्ता पथभ्रष्ट करती है, और केंद्रीकृत सत्ता और अधिक पथभ्रष्ट करती है, अधिक पथभ्रष्ट करती है। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं वो तक तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, वो तक तो शक्ति के घमंड में, ईगो में आ जाते हैं। और अगर केंद्रीकृत सत्ता हो जैसे राजतंत्र, सारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित है, एक व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण शक्तियां केंद्रित है। ऐसे ही कुलीन तंत्र की बात करें तो कुछ लोगों के हाथ में शक्तियां होती, लेकिन लोकतंत्र की बात करें तो सभी के हाथ में शक्तियां होती। तो केंद्रीकृत शक्तियां बहुत पथभ्रष्ट करती। राजतंत्र के कारण बहुत सारे निरंकुश आतताई शासक हमें देखने को मिले। हालांकि कुछ प्राचीन काल में इस तरीके का शासन बड़ा मान्य था, क्योंकि नैतिकता के बड़े आधार थे, लेकिन वहां पर भी निरंकुशता देखी जाती थी। राजा लोगों के साथ मनमानी व्यवहार करता था, जो उसका मन करता था वो करता था, इसलिए लोग साधन हुआ करते थे राजा के लिए, राजा जो चाहता था वही होता था। लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था में परिवर्तन आया, और धीरे धीरे एक व्यक्ति से शासन कुछ व्यक्तियों के भीतर आ गया। थोड़ी सी उदारता हुई, लेकिन कुछ व्यक्तियों का भी शासन बहुत अधिक दिन तक नहीं टिक सका, क्योंकि वो कुछ व्यक्ति शासन कुछ लोगों के लिए करने लगे, इसलिए अल्पसंख्यक लोगों का विकास हुआ और बाकी लोग इसी तरीके से हाशिए पे चले गए। लिहाजा मताधिकार जैसा एक महत्वपूर्ण विचार आता है। मताधिकार बहुत सारे विचारक आपको देखने को मिलेंगे जो ये कहते हैं कि राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, और राज्य का आधार इच्छा है, इस कारण ये मताधिकार की व्यवस्था आई। और जब मताधिकार की बात आई तो संपूर्ण शासन में भागीदारी लोगों का हुआ, और इसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। तो आधुनिक समय में जो सरकारें हैं वो सरकारों का स्वरूप लोकतंत्रात्मक है। इस लोकतंत्र को भी अगर आप देखेंगे तो इस लोकतंत्र के भी दो प्रचलित स्वरूप आपको देखने को मिलते हैं।
इस लोकतंत्र के दो प्रचलित स्वरूप आपको देखने को मिलते हैं। लोकतंत्र के, देखिए, लोकतंत्र के दो प्रचलित स्वरूप आपको देखने को मिलते हैं। एक को कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक को कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है इन्हें प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। इसे प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहते हैं। अर्थात इस लोकतंत्र में जनता मताधिकार का प्रयोग करती है, मताधिकार का प्रयोग करती है और मताधिकार के द्वारा अपने कुछ प्रतिनिधि चुनती है, अपने कुछ प्रतिनिधि चुनती है और ये प्रतिनिधि जनता के इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं, इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं। अर्थात मैक्सिमम जो डिसीजन, निर्णय होंगे वो जन इच्छा पर आधारित होते हैं, क्योंकि अगर प्रतिनिधियों के द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो नियमित चुनावों का कॉन्सेप्ट है। मताधिकार का प्रयोग हम किस में करते हैं? निर्वाचन में करते हैं। तो जब दोबारा निर्वाचन आएगा, जब दोबारा चुनाव की बारी आएगी, तब जनता उन प्रतिनिधियों को बदल सकती है। इसलिए ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो भले ही ये प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की बात है, लेकिन इसमें संप्रभुता, जो सर्वोच्च शक्ति होती है, वो जनता के हाथ में होती है। तो वर्तमान समय में सरकारों के प्रकार की बात करें तो सरकारों के प्रकार में हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार की बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है? तो जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र ज़्यादा लोकप्रिय है और इस प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में वो प्रतिनिधि जनता की इच्छा के अनुसार जनता के लिए निर्णय लेते हैं, जनता के लिए कानून बनाते हैं, उन कानूनों को लागू करते हैं और न्याय की व्यवस्था करते हैं और उनका पूरा काम जनता के अधिक से अधिक कल्याण के लिए होता है। ये लोकतांत्रिक सरकार होती है। वहीं पर राजतंत्रीय सरकार भी होती है। राजतंत्रीय सरकार की बात करें तो एक व्यक्ति के पास सारी शक्ति होती है, जिसे राजा या रानी कहते हैं, और वो राजा या रानी कुछ अपने परिषद का गठन करता है, कुछ लोगों को, कुछ सलाहकार रखता है और उन सलाहकारों के निर्णय, चर्चाओं के बाद निर्णय लेता है। लेकिन ध्यान रखिए, वो जो निर्णय लेता है उस निर्णय पर किसी प्रकार का कोई आपत्ति किसी के द्वारा नहीं जताई जाती और उसके द्वारा लिया गया निर्णय के लोग पालन करते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार हो या राजतंत्रीय सरकार हो, सब में कानून बनाने का, कानूनों को लागू करने का, कानूनों को तोड़ने पर उसे दंड देने का अधिकार सरकार के पास होता है। तो सरकार इन तीन प्रकार के कार्यों से अपना काम करती है। लोकतांत्रिक सरकार की बात करें तो लोकतांत्रिक सरकार में कुछ मूलभूत बातें होती हैं। जैसे लोकतांत्रिक जो सरकारें होती हैं वो जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, उसमें जनता भागीदार होती है, जनता भागीदार होती है। निर्वाचन इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, इसमें निर्वाचन महत्वपूर्ण होता है, मताधिकार महत्वपूर्ण होता है, मताधिकार महत्वपूर्ण होता है। अवसर की स्वतंत्रता होती है लोगों को, अवसर की स्वतंत्रता होती है लोगों को। प्रत्येक व्यक्ति अपने को शासक के रूप में देखता है। ये कुछ चीज़ें लोकतंत्र में पाया जाता है। वर्तमान की लोकतांत्रिक सरकार प्रतिनिध्यात्मक सरकार कहलाती है। क्लास 6 आप देख रहे हैं तो आपने वोट करते हुए अपने गार्जियंस को देखा होगा। वर्तमान में भारत की बात करें तो आप अगर 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, अगर आप 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, आयु पूरी कर लेते हैं तो आप मतदान कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, आपको मताधिकार मिल सकता है। लेकिन अगर हम इसकी चर्चा करें मताधिकार की तो ऐसा नहीं था। भारत में ही बात करें तो स्वतंत्रता के पूर्व हमारे यहाँ सरकारों का चयन शुरू हुआ था, लेकिन बावजूद इसके मताधिकार बहुत कम लोगों को था। पहली बार अगर मताधिकार की बात करें तो 1919 का जो अधिनियम आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उस अधिनियम में पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली आई। जब प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली आई तो लोग मतदान करेंगे, इस तरीके की व्यवस्था बनी। ऐसी स्थिति में मतदान प्रणाली की शुरुआत हुई, लेकिन बहुत थोड़े से लोगों को मताधिकार दिया गया। सोचो आप, महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया, ऐसे लोग जो शिक्षित नहीं थे उनको मताधिकार नहीं दिया गया, ऐसे लोग जो गरीब थे उनको मताधिकार नहीं दिया गया। उसके बाद थोड़ी और ज़्यादा भारतीयों को प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व मिला अंग्रेजी सरकार में। और उस टाइम पे 1935 का अधिनियम लाया गया। 1935 के अधिनियम में भी यद्यपि मताधिकार का विस्तार किया गया, लेकिन तब पर भी भारत में मात्र 10% ऐसे लोग थे पूरी जनसंख्या में जो वोट करने के योग्य थे, और उसमें केवल 10% लोगों को ही मताधिकार दिया गया। तो मताधिकार के लिए भी बड़ी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी गई। स्वतंत्रता आंदोलन पूरा इसीलिए लड़ा गया कि हमें अपना शासन चाहिए, हमें अपने जनता का शासन चाहिए। और ऐसी स्थिति में हमारे बड़े जो राजनेता थे, महात्मा गांधी जैसे राजनेताओं ने मताधिकार के लिए कहा कि केवल ऐसे लोग जो अमीर हैं, किन्हीं कारणों से अमीर हैं, वो मतदान करने का अधिकार रखेंगे, और ऐसी जनता जो ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से अपना खून पसीना बहा रही है, देश के प्रगति में काम आ रही है, वो मताधिकार नहीं करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? इससे बड़ी तो अनैतिकता नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक जनिच्छा सरकार तक नहीं पहुंचेगी तब तक सरकार किसके लिए काम करेगी? और चूंकि सरकारें खुद ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति चाहती हैं, इसलिए सरकारें भी जनता के साथ अपनी शक्तियां शेयर नहीं करना चाहती। यही कारण था कि सरकारों ने भी कम से कम मताधिकार की बात की, कम से कम मताधिकार देने का प्रयास किया। लेकिन इसके लिए जनता ने अपनी लड़ाई लड़ी, और अपनी लड़ाइयों के प्रयासों के परिणामों स्वरूप आज पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित हैं, क्योंकि इसमें जनता तय करती है कि सरकार कौन होगी और सरकार क्या करेगी। सरकार नहीं तय करती कि वो जनता के लिए क्या करेगी। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो वोट करते हुए दिख रहे हैं। जब वोट करके लोग बाहर आते हैं तो उस पर एक स्याही का निशान लगा दिया जाता है, जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि अमुक व्यक्ति ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। यहाँ पे एक लंबी लिस्ट दिख रही है, फॉन्ट छोटा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि मताधिकार के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। ऐसे ही अनायास मताधिकार नहीं मिल गया, बल्कि मताधिकार की प्राप्ति के लिए अगर देखा जाए तो भारत में भी लंबी लड़ाई लड़ी गई, और भारत में भी कुछ अमीर लोगों को, कुछ शिक्षित लोगों को ही मताधिकार दिया गया था, महिलाओं को और गरीबों को मताधिकार नहीं दिया गया था। भारत में भी बहुत कम लोगों को आज़ादी से पहले भारत में अधिकार था वोट देने का। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इसे अन्यायपूर्ण व्यवहार बताया और इसका विरोध भी किया। इंडिया पत्रिका में, यंग इंडिया पत्रिका में उन्होंने लिखा भी था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, संपत्ति नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता। मतलब एक चरित्रवान व्यक्ति वोट नहीं दे सकता, लेकिन एक संपत्तिशील व्यक्ति वोट दे सकता है। इसलिए इनका कहना है कि वोट का अधिकार सभी का अधिकार होना चाहिए। ऐसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जैसे देशों में भी आप देखेंगे तो महिलाओं को मताधिकार नहीं था। इंग्लैंड ने ही खुद अपने यहाँ महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया था। ऐसी स्थिति में महिलाओं ने भी अपने मताधिकार के बड़ा संघर्ष किया। जब यूरोपीय कंट्री प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त थे, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, अमेरिका जैसा जब द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त हुआ, तो इन लोगों को अधिकांश पुरुष चूंकि युद्ध में विजयी थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को सौंपा गया जो पहले पुरुष करते थे। और जब महिलाओं को उन कामों को सौंपा गया तो महिलाओं ने उन कामों को बड़ी बखूबी निभाया। तो लोगों को ये लगा कि जिन कामों के प्रति रूढ़िवादिता ये थी कि महिलाएं ऐसा काम नहीं कर सकती या महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, उसको महिलाओं ने बखूबी निभाया। लिहाजा महिलाओं की क्षमताओं और महिलाओं को निर्णयों के बारे में ये धारणा बनने लगी कि महिलाएं पुरुषों के समान हैं। लिहाजा महिलाओं को भी वो निर्णय, महिलाओं को भी वो अधिकार होने चाहिए जो पुरुषों को हैं। और तब जाके इसके परिणाम स्वरूप महिला आंदोलन प्रबल हुआ, और तब जाके कहीं महिलाओं को मताधिकार जो है मिला। इसके लिए महिलाओं ने भूख हड़ताल, प्रदर्शन, इस तरीके की सारे जतन किए अपने अधिकार के लिए, तब जाके महिलाओं को मताधिकार मिला। तो आज वर्तमान की बात करें तो आज वर्तमान में महिलाओं को मताधिकार है, और इन्हीं मताधिकार के आधार पर हम नई सरकार का चयन करते हैं, नई सरकार चुनते हैं, नई सरकार बनाते हैं, नई सरकार की बात करते हैं। ठीक है। हाँ, आपको कुछ सूचना भी देनी है। ये सूचना ये है कि अगर आप प्रतिज्ञा प्लस बैच देख रहे हैं, अगर आप प्रतिज्ञा प्लस बैच देख रहे हैं और अभी तक आप प्रतिज्ञा बैच से नहीं जुड़ पाए थे,
तो आपके लिए विशेष सूचना है, 10 साल बेमिसाल स्टडी IQ को हो गए हैं, इसलिए स्टडी IQ आपको डबल वैलिडिटी का जो है वो लाभ दे रहा है सिंगल फीस में। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों में ही ये बैच शुरू हो रहा है। आप देखेंगे कि इस बैच में अगर आप जुड़ते हैं और प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। साथ ही साथ आप जब बैच में जुड़ते हैं तो एक साप्ताहिक टेस्ट होता है, साप्ताहिक टेस्ट होता है और उस साप्ताहिक टेस्ट में 11,000 रुपये नगद प्राइज जीतने का मौका होता है। अगर उस टेस्ट में आप प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो 11,000 रुपये जीत सकते हैं। तो आप अच्छा पढ़िए, बढ़िया पढ़िए और इस आधार पर आप हर हफ्ते अपना खर्चा निकाल सकते हैं अच्छी तैयारी करके और परिणाम लाके, ठीक है। और ये पैसे कम भी नहीं हैं, तो आप पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी करिए, पढ़ाई के साथ साथ अपने को मोटिवेट भी करिए इस पुरस्कार को प्राप्त करके। पुरस्कार छोटा हो या बड़ा हो, मोटिवेशन सेम स्तर का आता है, इसलिए आप, लेकिन ये तब आप दे पाएंगे जब आप प्रतिज्ञा प्लस बैच के साथ जुड़ेंगे। ध्यान रखिए, इस बैच के जो बैच प्रारंभ हो रहा है वो 19 सितंबर से हो रहा है। अभी तक प्रतिज्ञा बैच में आपने इवनिंग बैच लिया था, अब प्रतिज्ञा बैच में आपको मॉर्निंग बैच मिलेगा, मॉर्निंग बैच मिलेगा। ये क्लास सुबह से शुरू होगी, सुबह 8 बजे से शुरू होगी, तो आप जुड़ सकते हैं इस बैच के साथ। इसके अलावा PSIR ऑप्शनल के लिए भी आप जुड़ सकते हैं, उसका भी बैच की अंतिम तिथि एडमिशन लेने की आज है। रैंकर्स बैच की आज मध्यरात्रि तक अगर आप PSIR हिंदी माध्यम में रैंकर बैच में लेते हैं तो उसमें आपको AP लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो NCERT की ये जो क्लास है ये रेगुलर मंडे टू फ्राइडे है और आप देख रहे हैं कि ये कक्षा लगातार आपके सामने जो है आ रही है, आप लगातार इस क्लास से जुड़ते हैं और NCERT पूरी एक तरफ से पढ़ाने का प्रयास है और NCERT में वो जो चीज़ जो आप ढूंढ के खो पाते हैं और आपको मिल नहीं पाता वो बताने का प्रयास है। आगे जब 11वीं क्लास में लोकतंत्र पढ़ेंगे तो बड़ी मजबूत लोकतंत्र पढ़ने का प्रयास आप करेंगे। इस क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों मित्रों तक भेजिए जो NCERT पढ़ना चाहते हैं। तो आपकी देखिए इकाई 2 खत्म हो गई है, कल की क्लास में इकाई 3 हम लोग शुरू करेंगे जिसके अंतर्गत आपको स्थानीय सरकार और प्रशासन पढ़ना होगा, जिसमें हम पंचायती राज के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अपने दोस्तों मित्रों तक क्लास जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।